हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले चैप्टर में कि हम जो विभिन्न लोग द्वारा जो यात्रा की जाती थी भारत की, वो क्यों की जाती, उसका क्या उद्देश्य होता था। तो उसमें पहला है, महिलाओं और पुरुषों ने रोजगार की तलाश हेतु ये यात्रा की। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि से बचाव के लिए लोगों ने यात्रा की। व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थ यात्रियों के रूप में लोगों ने यात्रा की। साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की। अब आता है जो प्राचीन दौर में यात्राएं की जाती थी, उसमें क्या क्या समस्या आती थी। क्योंकि प्राचीन टाइम में ज़्यादा वो नहीं होते थे सुविधा, तो इसमें क्या लगता है, लंबा समय लगता था और सुविधाओं का अभाव, समुद्री लुटेरों का भय, प्राकृतिक आपदाएं वो भी आती रहती थी। बीमारियां, रास्ते भटकने का भय, क्योंकि पहले रास्ते पता नहीं होते थे, कोई साइन बोर्ड वगैरह नहीं होते थे, तो भटक जाते थे रास्ता। तो अब भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्रियों के जो थे वे हम इन्हीं तीनों के बारे में इसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे चैप्टर में, और इन्हीं तीनों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ाम में आपके। तो इसमें पहला है अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। फिर आते हैं कुछ अन्य यात्री जिन्होंने भारत की यात्रा की। जो कुछ अन्य यात्री है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, वैसे ये मेनली नहीं है, ये नहीं पूछेगा आपसे। तो इसमें पहला है मार्को पोलो। 13वीं सदी में वेनिस से आई यात्री मार्को पोलो के विवरण से दक्षिण भारत की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। फिर है निकितन, जो रूस से आए थे। फिर है सायदी अली रईस, तुर्की, 16वीं सदी। फादर मासरेत, स्पेन से आए थे, अकबर के दरबार में आए थे ये। पीटर मुंडी, इंग्लैंड से आए थे। अब्दुल रजाक समरकंदी ने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की। उसने कालीकट बंदरगाह को देख उसके आधार पर भारत को एक विचित्र देश बताया। मंगलोर में बने एक मंदिर की प्रशंसा की है। विजयनगर का भी वर्णन किया है। मतलब जो अब्दुल रजाक थे उसने एक मंदिर की प्रशंसा की है जब वो यहाँ आए थे देखने भारत में, और विजयनगर के का भी इन्होंने वर्णन किया है अपने उसमें लेख में। अली हजीन, जो 1740 के दशक में थे, भारत से अत्यधिक निराश हुआ तथा भारत को एक घृणित देश बताया। मतलब ये अत्यधिक इनसे नाराज हुए थे, मतलब भारत से। फिर है मोहम्मद बली बल्खी, जो 17वीं सदी में आए थे, भारत से इतना प्रभावित हुआ कि कुछ समय के लिए सन्यासी बन गया। दुरात बारबोसा, जो 1518 ईस्वी में पुर्तगाल से दक्षिण भारत की यात्रा की उन्होंने। बेप्टिस्ट तेरबनियर, 17वीं सदी का फ्रांसीसी जोहरी है जिसने कम से कम भारत की 6 बार यात्रा की। अल बिरूनी का जीवन, जो अल बिरूनी थे अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अल बिरूनी का जन्म 1973 ईसा पूर्व में ख्वारिज्म, आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी बेहतर शिक्षा प्राप्त की थी। जो अल बिरूनी था उसने उस समय सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी ख्वारिज्म से। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य दार्शनिक के कार्यों से पूरी तरह परिचित था जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। अल बिरूनी भारत कैसे आया, मतलब जो अल बिरूनी था वो भारत कैसे आया। सन 1017 ईसा में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद गजनबी यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया, जिसमें अल बिरूनी भी एक था।
मतलब जो सुल्तान था गजनवी, महमूद गजनवी, वो यहाँ से ले गया था इनको अपनी राजधानी में, तो उसमें में ही गया था अल-बिरूनी भी। अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान से बंधक के रूप में गजनवी साम्राज्य में आया था। तो उत्तर भारत का पंजाब प्रांत भी उस साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक शेष जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अल-बिरूनी को भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। 1500 ईसा पूर्व ईसा से पहले अल-बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, जबकि भारत के बाहर अनेक लोग ऐसा कर चुके थे। कई भाषाओं में दक्षता निपुण हासिल करने के कारण अल-बिरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। उसने कई संस्कृतियों, जिसमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी था, का अनुवाद अरबी में किया। उसने अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का कार्य का संस्कृत में अनुवाद किया। अल-बिरूनी की यात्रा। हालांकि उसकी यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। अल-बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। उसके लिखने का समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। यह वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में बोलगा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। फिर आता है किताब उल हिंद, जो किसने लिखी थी? अल-बिरूनी ने। इसके बारे में आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो पढ़ते हैं किताब उल हिंद क्या थी। अल-बिरूनी द्वारा अरबी में लिखी गई पुस्तक है। जो किताब उल हिंद है वो अरबी में लिखी हुई एक पुस्तक है जो अल-बिरूनी ने लिखी है। इसकी भाषा सरल व स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। मतलब इसमें 80 लेसन है, मतलब 80। फिर आता है सामान्यतः अनेक इतिहासकारों का मानना है कि अल-बिरूनी की ज्यामितीय संरचना स्पष्टता का मुख्य कारण गणित की ओर झुकाव था। भारत को समझने में आई बाधाएं। मतलब जो अल-बिरूनी था उसको भारत को समझने में कई बाधाएं भी आई। पहला है, अल-बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है जो उनके अनुसार समझ में बाधक थे। पहला है भाषा। मतलब जो अल-बिरूनी था वो यहाँ की भाषा समझ नहीं पाया, उसको समझने में मतलब थोड़ी कठिनाई आई होगी। भाषा संस्कृत, अरबी व फारसी से इतना भिन्न थी कि अनुवाद करना आसान नहीं था। धार्मिक व प्रथागत विभिन्नता थी, अभिमान था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल-बिरूनी पूरी तरह ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित था। वह भारतीय समाज को समझने के लिए वेद, पुराण, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियाँ तथा मनुस्मृति आदि पर निर्भर रहा। अल-बिरूनी संस्कृत के विषय में लिखता है कि संस्कृत भाषा बोलना आसान नहीं है, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभिन्नता, लोकतया दोनों में ही इस भाषा की पहुँच बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल व व्युत्पन्न प्रयुक्त किए जाते हैं। अल-बिरूनी के लेखन कार्य की विशेषताएं। अपने लेखन कार्य में उसने अरबी भाषा का प्रयोग किया। इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। उसके ग्रंथों में दंतकथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियाँ भी शामिल थी। प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था
फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्ण और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। अल बिरूनी की जाति व्यवस्था विवरण। अल बिरूनी द्वारा जाति व्यवस्था का विवरण दिया गया है। उसके अनुसार भारत में 4 सामाजिक वर्ण थे। हालांकि यह दिखाना चाहता था कि फारस में भी 4 सामाजिक वर्णों की मान्यता थी। तो वो जो थे 4 शासक मतलब वर्ण, वो थे घुड़सवार तथा शासक वर्ग, भिक्षु, पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री व अन्य विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, कृषक तथा शिल्पकार। यद्यपि वह यह बताता है कि इस्लाम धर्म में सभी को समान माना जाता था और विभिन्नताएं केवल धार्मिकता के प्रारंभ में थी। जाति व्यवस्था के संदर्भ में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने के बावजूद अल बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार नहीं किया। मतलब उसने पवित्रता अपवित्रता को माना नहीं। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में निहित अपवित्रता की धारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उसने यह भी लिखा कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है वह अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और उसमें सफल हो भी जाती है। अल बिरूनी लिखता है कि वैश्य व शूद्र वर्णों के बीच अधिक अंतर नहीं है। यह दोनों एक साथ एक ही गांव में, शहर व गांव में रहते हैं। जाति व्यवस्था के बारे में अल बिरूनी का विवरण संस्कृत ग्रंथों से पूरी तरह प्रभावित है। इब्न बतूता का जीवन कैसा था, मतलब अब हम इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहाला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। जन्म, अब हम देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ तेजीर मोरक्को, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्ररूढ़ शिक्षा हासिल की। इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभवों के ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता था। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। मतलब वो जो बुक में लिखी बातें थी वो उसको ना मानकर जो देखता था वो उसे ही मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। उन्होंने कई लंबी यात्राएं की। मतलब इब्न बतूता की यात्रा। अपने जन्म से गुरुवार जो बिना किसी सहयात्री या करवा के बिना अकेला ही भारत की यात्रा पर निकल पड़ा। भारत प्रस्थान से पहले मतलब जो इब्न बतूता था वो उसने मक्का, सीरिया, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के अनेक तटीय बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 ईसा में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मतलब जब मोहम्मद बिन तुगलक ना उसने उसे काजी नियुक्त कर दिया था दिल्ली का इब्न बतूता को। इब्न बतूता इस पर अनेक वर्षों तक रहा। फिर उसने सुल्तान का विश्वास खो दिया और उसे कैद कर लिया गया। यद्यपि बाद में उसे राजकीय सेवा में ले लिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईसा में मंगोल शासक चीन के पास सुल्तान के दूत के रूप में जाने का आदेश दिया। इब्न बतूता मालाबार तट गया, फिर वहां से मालदीव गया, फिर 18 महीने तक काजी के पद पर रहा। मालदीव से श्रीलंका गया, फिर मालाबार तथा मालदीव से वापस यात्रा की। इस दौरान बंगाल व असम भी गया, फिर जहाज से सुमात्रा, फिर युमात्रा से चीनी बंदरगाह जैतून गया। उन दिनों यात्रा करना आसान सुरक्षित नहीं था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के हमले को झेला। यही कारण है कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था। इब्न बतूता एक जिद्दी यात्री था। जब वह वापस गया तो स्थानीय शासक के निर्देश पर उनकी कहानियाँ वृत्तांतों को दर्ज किया गया। इब्न जुजाई को इब्न बतूता के स्मरणों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया।
अब नारियल, इब्न बतूता ने नारियल का हो गया मतलब वर्णन। इब्न बतूता द्वारा नारियल का वर्णन एक प्रकृति के विस्मयकारी आश्चर्यचकित वृक्षों के रूप में किया गया। भारतीय जिसमें रस्सी बनाते थे या लोहे की किलो की बजाय इससे जहाज को सीलते थे। पान, अब हम पढ़ते हैं पान। इब्न बतूता पान का वर्णन भी करता है। पान की बेल के बारे में इब्न बतूता ने लिखा कि इस पर कोई फल नहीं होता, इसे केवल पत्तियों के लिए उगाया जाता है। वह नारियल व पान से पहले परिचित नहीं था। इब्न बतूता द्वारा शहरों का वर्णन, मतलब जो इब्न बतूता है उसने शहरों का क्या वर्णन किया है। उसके अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था। दौलताबाद महाराष्ट्र भी कम नहीं था और आकार में यह दिल्ली को चुनौती देता था। दिल्ली घना बसा शहर है जिसके चारों ओर प्राचीर। इस शहर में 28 द्वार थे जिसमें बदायूं दरवाजा सबसे विशाल था। मांडवी द्वार के भीतर एक अनाज की मंडी होती थी। दिल्ली शहर एक बेहतरीन कब्रगृह काबिस्तान थी। कब्रगृह में चमेली तथा गुलाब जैसी फूल उगाए जाते थे जो सभी मौसम में खिलते रहते थे। मतलब जो ये वर्णन कर रहा है इब्न बतूता शहरों में। अधिकांश शहरों में एक मस्जिद तथा मंदिर होता था। बंद नगरों में नर्तकों, संगीतकारों और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित होते थे। यद्यपि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इब्न बतूता द्वारा संचार प्रणाली का वर्णन। इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत की डाक प्रणाली का विवरण देता है। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्रामशाला या विश्राम गृह स्थापित किए गए। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हो गया। उसने इसमें न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजने व उधार प्रेरित करना संभव हुआ बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहाँ सिंह से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबर सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिन में पहुँच जाती थी। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। पहली थी अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी थी पैदल डाक व्यवस्था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अश्व डाक व्यवस्था क्या है, पैदल डाक व्यवस्था क्या है। तो अश्व डाक व्यवस्था व्यवस्था है जिसमें अश्व डाक व्यवस्था को उलोक कहा जाता है, मतलब इसको उलोक भी कहा जाता है, जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होते थे। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 स्थान होते थे जिसे दावा कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी। डाक व्यवस्था का प्रयोग सूचना भेजने के साथ साथ सुशासन के फलों में परिवहन के लिए भी होता था। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अब हम पढ़ते हैं फ्रांसवा बर्नियर जो एक यात्री था उसके बारे में। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर फ्रांसीसी चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। फ्रांसवा बर्नियर 1656 ईसा पूर्व से 1668 ईसा तक 12 वर्ष मुगल दरबार में रहा। पहले शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सा के रूप में, बाद में मुगल दरबार के एक अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में रहा। नोट: बर्नियर की लिखित पुस्तक द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर है। मतलब जो बर्नियर ने पुस्तक लिखी उसका नाम है द ट्रेवल द मुगल एम्पायर। बर्नियर के लेखन की विशेषताएं। उसने अपनी प्रमुख कृतियों को फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया। प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर भारत की स्थिति को यूरोप से निम्न दिखाता है। मतलब जो बर्नियर था वो कमी दिखाता भारत की, जो दृष्टांत था वो कमी दिखाता था भारत को।
बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670-1600 ईसा ने प्रकाशित और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जापान तथा इतालवी भाषा को इसके अनुवाद किया। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्रा की, एक बार वह कश्मीर भी गया। बर्नियर की कृति है जो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, मुगल बादशाहों के साथ यात्रा। बर्नियर द्वारा भू स्वामित्व का वर्णन। भू स्वामित्व के बारे में बर्नियर लिखता है कि यूरोप के विपरीत भारत में निजी भूमि स्वामित्व का अभाव था। मुगल सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांट देता था, जो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक था। राजकीय भू स्वामित्व के कारण खेती या भूधारक अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे, इसलिए वे भूमि में सुधार व निवेश में रुचि नहीं लेते थे। इससे कृषि का मार्ग रुक गया। बर्नियर द्वारा भारतीय समाज का वर्णन। जो बर्नियर था उसने भारतीय समाज का कैसे वर्णन किया कि बर्नियर लिखता है कि भारत में मध्य वर्ग नहीं था, भारत की खेती अच्छी नहीं थी, कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा कृषक श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन है और यहाँ की हवा दूषित है। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोप शासकों ने मुगलों का अनुसरण किया तो यूरोप तबाह हो जाएगा। यदि शासकों ने मुगलों का अनुसरण किया तो यूरोप तबाह हो जाएगा। बर्नियर भारत की अधिकांश समस्याओं की जड़ें निजी भू स्वामित्व के अभाव में मानता है। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने अपने वृत्तांत का प्रयोग निरंकुशवाद की धारणा को विकसित करने में किया। इस आधार पर मार्क्स ने एशियाई उत्पादन पद्धति का सिद्धांत दिया। नोट: आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य की भूमि का एकमात्र स्वामी है। बर्नियर द्वारा शिल्पकारों का वर्णन। शिल्पकारों के संदर्भ में बर्नियर लिखता है कि शिल्पकार मूल रूप से आलसी होता था। जो भी निर्माण करता वह अपनी आवश्यकताओं या अन्य बाध्यताओं के कारण करता था। शिल्पकार के पास उत्पादों को बेहतर बनाने की कोई प्रेरणा नहीं थी, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जाता था, इसलिए उत्पादन हर जगह मुक्त था। हालांकि वह यह भी मानता है पूरे विश्व आएगा में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत आती थी। बर्नियर एकमात्र इतिहासकार था जो राजकीय कारखाने की कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन देता है। बर्नियर द्वारा नगरों का वर्णन। नगरों के बारे में वह लिखता है 17वीं सदी में लगभग 15% भारतीय जनसंख्या नगरों में रहती थी। यह अनुपात उस समय यूरोप से अधिक या इसके बावजूद भी बर्नियर भारतीय नगरों को शिविर नगर कहता है। ये राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। दास और दासियाँ। अब हम पढ़ेंगे दास और दासियों के बारे में। मुगल मध्यकाल के बाजार में खुले आम दास बेचे व खरीदे जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को घोड़े, ऊँट तथा दास खरीदते। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेश के प्रवचन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने 1 लाख टके तथा 200 दास दिए। मतलब जो दास थे उनका क्या उपयोग था। सुल्तान कुछ दासियाँ संगीत में निपुण थी। सुल्तान के बाद जो थी मतलब दासियाँ वो संगीत में निपुण थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में इनकी सेवाएं ली जाती थी। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है सती प्रथा। तो सती प्रथा के बारे में क्या वर्णन किया है कि सती प्रथा पुरातन भारतीय समुदाय में प्रचलित
एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में प्रविष्ट होकर आत्मत्याग कर लेती थी। विस्तृत विवरण दिया है। उसने लिखा है, हालांकि कुछ महिला प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, लेकिन अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। तो हमने आपको सारे मेन टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। इससे अलग आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अपनी अलग वीडियो में, जो होगी चैप्टर 6 की। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो पुरानी वीडियोस भी ज़रूर देखें। थैंक यू।